नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ब्राजील को अध्यक्षता इस दौरान सौंप दी गई है और कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर RM जोशी IIFT IIPM जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर स्वास्ति राव, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर मनोज दीक्षित, आप कुलपति हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, शिखर सम्मेलन जो कि 2 दिन चला, उसका समापन तो हो गया है, लेकिन इस पूरे शिखर सम्मेलन को आप किस तरीके से देखते हैं, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी? चलिए, लगता है कि शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ प्रोफेसर RM जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरे शिखर सम्मेलन को किस तरीके से आप देखते हैं? सर, आवाज मिल पा रही है? तो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और कुछ तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से हमारी आवाज मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भव्य तस्वीरें। ये समापन के दौरान की तस्वीरें हैं जहां ब्राजील के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हथौड़ा सौंपा। और डॉक्टर स्वास्ति राव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मिल रही है मुझे आपकी आवाज। जी मैम, किस तरीके से देखती हैं आप इस पूरे शिखर सम्मेलन को? क्योंकि समापन तो आज हो गया है, लेकिन क्या कुछ लगता है आपको कि भारत ने क्या कुछ पाया, कितना बड़ा अचीवमेंट ये हमारे लिए? बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ऑलरेडी इसको लिख भी चुकी हूँ अपने पीछे में कि देखिए, जो इंडिया ने तो एक नई भाषा गढ़ी है G20 के जरिए, और इसको मैं कहती हूँ कि देखिए, ये भारत का नया ABCD है G20 को लेकर। ए जो है स्टैंड फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के आने से इंडिया ने डिलीवर किया है अपने ग्लोबल साउथ के प्रॉमिस पर। अब G21 हो गया है। ये बहुत ही बड़ी लास्टिंग लेगेसी होगी भारत की G20 अध्यक्षता की, क्योंकि अब इसके बाद ये अध्यक्ष ब्राजील बन जाएगा, लेकिन भारत को अफ्रीकन यूनियन को लाने के लिए याद रखा जाएगा। बी जो है स्टैंड फॉर बायोफ्यूल अलायंस, क्योंकि ये बायोफ्यूल अलायंस हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। हम अभी 10% एथेनॉल मिलाते हैं और अब उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक हम ये 20% ले जाएं, और इसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं अमेरिका से और ब्राजील से, जो कि मेज यानी मक्के के बहुत बड़े उत्पादक हैं, और उससे हम एथेनॉल ले सकते हैं। दोस्तों, बी इज फॉर बायोफ्यूल अलायंस। और जो बायलैटरल्स हुए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स अमेरिका के साथ हुआ है, जाहिर है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे डील्स और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे डील करी है। उसके अलावा हम प्रेडेटर ड्रोन उनसे खरीद रहे हैं, और इसके अलावा हम अमेरिका के साथ एक और भी जो डिजिटल ऑर्डर है उसको शेप करने के लिए हमने बहुत सारे डील्स करे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बायलैटरल जो है वो मेरी नजर में रहा है यूके के साथ, यानी ब्रिटेन के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी एक FTA उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें 26 चैप्टर्स में से 19 चैप्टर्स पे हमारी राय बन गई है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है मोबिलिटी को लेकर है। सी जो है मेरी नजर में है, उसमें वो कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगी बिग टिकट अनाउंसमेंट है, वो ये कि US, EU, मिडिल ईस्ट और इंडिया ने एक MOU साइन किया है कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पे, जो एक दूसरा का पूरा रेल और मैरिटाइम शिपिंग रूट बता रहा है ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए, भारत से लेकर और यूरोप तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक उस रीजन में हम सिर्फ INSTC या इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है ईरान और रशिया के थ्रू ही कनेक्टेड थे। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट होगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा बिग टिकट अनाउंसमेंट। बिल्कुल। और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस दौरान, इसको समझने की भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर RM जोशी जी भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका APN न्यूज में। सर, अब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी। सर, भारत की पहल पर G20 ने ग्लोबल बायोफ्यूल
अलायंस का गठन किया है। सर, इस अलायंस का गठन भारतीय कूटनीति की दूरदर्शिता और विश्व समुदाय में भारत के बढ़ते रुतबे का प्रतीक बताया जा रहा है। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत के अंदर भी कहा था कि फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी वो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है ग्लोबल साउथ के लिए और लोगों के लिए। और ये इस घोषणा पत्र में बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि डेवलप्ड कंट्री या कुछ लोगों को पीछे छोड़ के हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और यही चीज आज ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कही, जिन्होंने अब G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है और G20 की जगह अब ये G21 हो गया है। तो उन्होंने ये चीज बताया है कि इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ कंट्री ऐसे हैं, पुअर लोग ऐसे हैं जो इससे पीछे छूट गए हैं, तो उसमें एक इंक्लूसिवनेस की बात कही है। इसलिए ग्लोबल फ्यूल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए, जिसके अंदर जो विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश है, 85% ऑफ एनर्जी नीड हम जो है बाहर से आयात करते हैं। तो उसके लिए सारे विश्व के सारे देश मिलकर इस ग्लोबल बायोफ्यूल के अंडर काम अगर करेंगे तो विश्व की आने वाली सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूल और एनर्जी नीड है उसको पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल का जो स्टेप है ये एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर है। और हम बात कर रहे हैं अब 21वीं सदी में 21। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सर, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर, एक और चीज, जोशी जी, सर, कहा जा रहा है कि ये अलायंस अगले 10 से 12 वर्षों में ही OPEC को अप्रासंगिक बना देगा और विश्व के पर्यावरण की भी रक्षा करने वाला है। ये पॉवर्टी से ज्यादा पर्यावरण की बहुत ज्यादा समस्या है। उसके अंदर आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ रहा है, क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंट्रीज जो है सी लेवल बढ़ रहा है। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो क्लाइमेट चेंज से हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू अब हो गया है और उसको जो है हमने इसके अंदर पूरी तरह से लिया है। तो आप देखिए जो 3-4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं इसमें, वो क्या है कि एक ये ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अदरवाइज जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन विश्व स्तर पे हो रहा है, उसके कारण हमारा ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबिलिटी को यूज किया जाए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखनी होगी, वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी के नाम पर डेवलप्ड कंट्री या हाई इनकम कंट्री जो ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली भारत और दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट्स, ग्लोबल साउथ पुअर कंट्रीज के लिए, उसको देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। घोषणा पत्र के अंदर जो बात कही गई है वो निश्चित रूप से स्पेशली सस्टेनेबिलिटी पे इंपॉर्टेंट है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो वो एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो दुनिया है वो बड़ी एक फ्रैक्चर्ड दुनिया है। हम एक वन फैमिली की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है, इट्स ए डिसफंक्शनल फैमिली ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी आर ऑपरेटिंग। और उसके अंदर इवन जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पूरा नाटो इंक्लूड हो गया, अमेरिका इंक्लूड हो गया, चाइना अलग हो गया, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट की अपनी ही प्रॉब्लम है। सो उसके अंदर जो इंक्लूसिवनेस की बात कही गई है डिक्लेरेशन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सारे कंट्री साथ आए। तो ये सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी और ये मानव सेंट्रिक अप्रोच या ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इसके अंदर रखी गई है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरीके से गतिशीलता आएगी, इसको भी जरा समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको आवाज मिल पा रही है अभी मेरी? जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। सर, सवाल ये है कि भारत ने अपने एजेंडे के अलावा सॉफ्ट पावर को खूब प्रमोट किया है। सर, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह की गतिशीलता आएगी?
देखिए, जैसा प्रोफेसर जोशी अभी आपको से बता रहे थे, मैं उसी चीज को और आगे बढ़ाता हूँ। भारत की एक वैश्विक इमेज है जिसे हमने पिछले 10 सालों में बिल्डअप किया है, और वो वैश्विक इमेज ये है कि भारत एक बड़ी सॉफ्ट पावर है जिसमें कि नेतृत्व की क्षमता भी है, अपने असर्शंस भी है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल नैरेटिव को करेक्ट करने की एक इच्छा शक्ति भी है जो आप 20 के हमारे यहाँ पर घोषणा में भी दिखाई पड़ेगी। जिसको ग्लोबल साउथ का एक पूरी तरह से चैंपियन केस बनाया प्रधानमंत्री जी ने। ग्लोबल साउथ किसकी साउथ है ये तो एक बहस का विषय बन जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो पावर है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका डिसबैलेंस दिखाई पड़ता है। जो कंज्यूमर्स हैं वो रूल कर रहे हैं, जो उसके प्रपोजर्स हैं, जो उसके अप्रूवर्स हैं, जिनके पास लैंड भी है, पॉपुलेशन भी है, प्रोड्यूस करने की क्षमता भी है, वे सब के सब बेचारों की श्रृंखला में आ जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की श्रृंखला में आ जाते हैं, और उनकी सॉफ्ट पावर को नेगेट कर कर ही सारी की सारी विकास की अवधारणा बनी हुई थी। उन अवधारणाओं के ऊपर भी इस G20 या आप कहें G21 आज से हो जाएगा, जो जिसने की इसकी चिंता करना शुरू की है। ये भी एक अच्छी चीज है कि इंडोनेशिया के बाद भारत के बाद ब्राजील ये समिट होने जा रही है। ये तीनों ही देश बहुत ही महत्वपूर्ण देश है फ्यूचर ऑफ द ग्लोब के दृष्टि से देखा जाए तो, केवल पॉपुलेशन की दृष्टि से नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से ही देखिए और वैश्विक सॉफ्ट पावर की दृष्टि से भी देखिए, तो तीनों महत्वपूर्ण देश हैं जिनके बिना विश्व अपनी आगे की अवधारणाओं पर काम नहीं कर पाएगा। अब तक का जो विश्व है वो केवल प्रोड्यूसर्स, जिसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड बन गया था। जो एक्चुअल है, जहाँ सॉफ्ट चीजें हैं, जहाँ सॉफ्ट पावर्स हैं, जहाँ ज्ञान है, जहाँ परंपराएं हैं, जहाँ वैश्विक बंधुत्व की बात है, जहाँ टॉलरेंस है, और जहाँ पर मुख्यतः विश्व की लगभग 3/4 पॉपुलेशन है, उसको छोड़कर जो आगे की अवधारणाएं बन रही थी भारत के, हाँ, एक वर्ष बहुत कम समय होता है जब एक आप नैरेटिव बिल्ड करें, लेकिन भारत के अंदर होने के कारण भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को और भारत ने जिस प्रकार इस चीज को एक वर्ष तक निभाया, उससे पूरे विश्व को यह नैरेटिव देने में सफल हुए कि सॉफ्ट पावर इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। जो दो चीजें दी हुई हैं, जैसा प्रोफेसर जोशी ने अभी बताया कि एनर्जी के ऊपर जो बात हुई है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है, इस चीजों का नेतृत्व करने की क्षमता भारत के पास आ रही है। ऐसा होने की वजह से भी करेक्शंस होंगे। विश्व आगे की दिशा में भारत जैसे विशाल देश को और भारत जैसे सॉफ्ट पावर को ओवरलुक करके आगे बढ़ने की अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। भारत का भविष्य और ग्लोब का भविष्य आज से जुड़ता हुआ दिखता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और डॉक्टर स्वाति, क्योंकि समिट का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की मंगल कामना के साथ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति आए, आशा का संचार हो, यही हमारा मकसद है। G20 में जो सहमति बनी है, मैम, उन प्रस्तावों को लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? ऐसा है कि इसको भी समझना जरूरी है कि G20 में जब किसी देश के अध्यक्षता के अंदर जो ये सहमतियां बनती हैं, जिसको आप जॉइंट डिक्लेरेशंस कहते हैं, जिसमें तमाम पहलुओं को छुआ जाता है। अभी हमारे यहाँ जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें तकरीबन कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 80 या 85 आइटम्स हैं जिनके ऊपर सहमति बनी है। अब देखिए, ऐसा होता है कि ये जो सिस्टम है ये एक ट्रॉइका का सिस्टम होता है G20 की अध्यक्षता को लेकर, जिसमें जो सर्विंग प्रेसिडेंट है वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट के साथ वो ट्रॉइका बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो इस वक्त सर्विंग प्रेसिडेंट है वो अपने इनकमिंग प्रेसिडेंट यानी ब्राजील और आउटगोइंग प्रेसिडेंट यानी इंडोनेशिया, क्योंकि हमने ये बेटन इंडोनेशिया से लिया था, आपको याद होगा, बाली में पिछले साल। तो कहने का मतलब है कि ये तीन जो देश हैं, इनकमिंग, सर्विंग और आउटगोइंग, ये लीडर्स मिलकर ये ट्रॉइका का गठन करते हैं, और ये जो एजेंडा सेट होता है ये इन तीन कंट्रीज में एक साथ सेट होता है। तो अब इसके बाद जो नया ट्रॉइका बनेगा वो भारत आउटगोइंग,
ब्राजील सर्विंग और इनकमिंग साउथ अफ्रीका अब उनका ट्रॉइका बनेगा। ये ट्रॉइका सिस्टम G20 में इसलिए बनाया जाता है ताकि जो एजेंडा है उसमें एक कंटिन्यूटी या हिंदी में कहें तो निरंतरता बनी रहे। इससे ताकि ओवरलैप एक निरंतरता बनी रहे और एक जो सडन जोल्ट या सडन चेंज ना आए। तो आपने जो पूछा कि इसको ऑन द ग्राउंड कैसे करना है, इसी के लिए ये जो शेरपा और फाइनेंस ट्रैक्स बने होते हैं जो इस बात को ओवरसी करते हैं कि इनमें इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन या फॉलो अप करने के लिए ही ये सारे के सारे मैकेनिज्म बने। हालांकि ये कहने के बाद भी मैं इस बात को बिल्कुल इंगित करूंगी कि बहुत सारे जो थॉर्नी इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट जो फाइनेंसिंग के वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि आप हमें कम से कम $100 बिलियन तो दीजिए, और उसके लिए भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हालांकि हाँ कह चुके हैं लेकिन इस बात पे अमल नहीं करते। सिमिलरली जो और नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको दिखती है IMF में जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के शेयर को लेकर, जिसमें भारत ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा बड़ा शेयर मिलना चाहिए। इस वक्त जो लायंस शेयर है वो केवल G7 या डेवलप्ड कंट्रीज के पास जाता है। इस तरह की जो तमाम इनइक्वालिटीज हैं उनमें हालांकि फैसला तो ले लिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, और ये एक मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो लगातार चलता रहता है। और इसीलिए राजनीति जी अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत जैसा देश करता है, ब्राजील जैसा देश करता है, साउथ अफ्रीका जैसा देश करता है, मेक्सिको जैसा देश करता है, तो फिर ऐसे जो देश, चूंकि ये खुद एक तरह से लूजली डिफाइंड ग्लोबल साउथ या कह सकते हैं जो डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज का हिस्सा होते हैं, तो वो इन कंसर्न को ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए G20 अपने आप में कोई संजीवनी बूटी नहीं है कि बस G20 की समिट हो जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको ऐसे देखना चाहिए। बात यह है कि भारत की जो लेगेसी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस बात पे जोर दिया गया कि इस समय दुनिया जिन प्रॉब्लम से जूझ रही है वो प्रॉब्लम किसी एक देश या किसी बाउंड्री से नहीं सीमित है, बल्कि ये उसके बियॉन्ड जाते हैं। तो जब तक आप कलेक्टिव इंटरेस्ट को नहीं तलाशेंगे, नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो ये सब जो लेगेसीज हैं ये बहुत आगे जाके कारगर होती हैं, और क्योंकि आने वाली जो प्रेसिडेंसीज हैं वो भी इन्हीं से अपनी इंस्पिरेशन डिराइव करती है। तो G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। पीएम मोदी ने सम्मेलन की समाप्ति के दौरान घोषणा की और कहा कि नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर हम सभी को काम करना है, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन से हमको क्या कुछ अचीवमेंट मिला है, क्या कुछ हमने हासिल किया है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, पर्यावरण को लेकर विश्व स्तर पर जो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए उस आधार पर भारत ने यहां पर तैयारियां पहले से ही की हुई हैं। भारत का जोर इस पर भी रहा कि पर्यावरण चुनौतियों के लिए जिम्मेदार विकसित देश विकासशील देशों को इससे उभरने में आर्थिक सहयोग भी करें। जी, भविष्य की योजनाओं के तहत इस बात का स्पष्ट संदेश मिलता है कि जो वैश्विक चिंताएं हैं वे अब तक बड़ी कंसंट्रेटेड रही हैं कुछ हाथों में, देशों के साथ कुछ लोगों के हितों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि इनको जो ये हमारा जो पंचलाइन था सरकार का, एक परिवार और एक धरती और एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उनमें 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो इंटरडिपेंडेबिलिटी है इसको अब रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वर्ल्ड एक्सप्लॉइट और एक्सप्लॉइटेड के बीच में बटा रहेगा और ये चीजें लगातार कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच का करार जो समस्या है वो है तो रिसोर्सेज के जनरेशन को लेकर ही, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही हो रही है। तो इस टुगेदरनेस को, दूसरा चीज ये भी समझ लें कि दुनिया में अब कोई देश ये नहीं कह सकता कि वो अपने ही दम पर बनेगा, पनपेगा, बना रहेगा, खड़ा रहेगा और उसे किसी दूसरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं कह सकता आज की तारीख में। तो इन चीजों को
अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर एक कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ लें और स्वीकार कर लें, ये तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमने जो बात करी है वो किसी और की सीमाओं के अंदर जाने के लिए थोड़ी कही है जी। उसको ही इसलिए है क्योंकि ये बात समझ ले कि पूरी दुनिया ही एग्जिस्ट करेगी और पूरी दुनिया ही एक साथ नष्ट हो जाएगी यदि हम इसी प्रकार की खिलवाड़ नेचर के साथ करते रहे, रिसोर्सेज के साथ करते रहे और एक लॉपसाइडेड वर्ल्ड को बनाते रहे और ये सोचते रहे कि एक ध्रुवीय होगा या 2 ध्रुवीय होगा या 3 ध्रुवीय होगा और बाकी सिर्फ फॉलोअर्स होंगे। ये कॉन्सेप्चुअली मिस्टेकन सोच है और इस सोच को जितनी जल्दी इससे मुक्त हुआ जाए, आगे का विश्व, आगे की धरती, आगे का ग्लोब एक बेहतर स्थिति में हो सकता होगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि आगे एक और चीज इसमें शायद जुड़नी चाहिए और वो होगा कि एक पृथ्वी भी है तो एक अंतरिक्ष भी होना पड़ेगा कि अंतरिक्ष के अंदर होने वाले अनुसंधानों में सभी को मिलकर एक अंतरिक्ष की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि अंतरिक्ष से होने वाले प्रभावों को भी हमें भविष्य में अपने लिए अध्ययन कर अपने आप को विकसित और सुरक्षित करने की व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो फ्यूचर लाइज इन बीइंग टुगेदर, फ्यूचर लाइज इन बीइंग कॉम्पोजिट और एक साथ रहने की आवश्यकता पर ही भविष्य टिका हुआ है और इसी बात को लेकर मुझे लगता है ये बड़ा समीचीन समय रहा जब ये भारत में हुआ और ये मैसेज आज दुनिया में प्रसारित हुआ। बिल्कुल, ये मैसेज पूरी दुनिया में इस दौरान जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोफेसर RM जोशी जी, तो भारत विदेशी मामलों और इसके साथ ही सर घरेलू राजनीति के बीच की रेखा को धुंधला करने की कोशिश कर रहा है। सर G20 इसे हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच भी बना। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया रेशु जी। आज ही जो है वो वॉशिंगटन टाइम्स में छपा है कि भारत जो है ये G20 के प्लेटफॉर्म से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही कुछ जो है वो ब्रिटिश अखबारों में भी आज छपा है और ये देखिए कि भारत ने इससे इकोनॉमिक और इन सब जो इसके लाभ हैं इनको कैलकुलेशन की जगह जिसको ब्रांड इक्विटी कहते हैं, इंटेंजिबल बेनिफिट out of this whole G20 summit for India is absolutely immeasurable and they are immense। भारत की क्रेडिबिलिटी विश्व स्तर पे एस्टैब्लिश हुई है और आज तो मतलब कुछ विदेशी अखबारों ने ये भी छापा है अमेरिका के अंदर कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पे बढ़ रही है और भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अब इसमें जो वॉरिंग फैक्शंस हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है और ये रशिया है, ये सब वॉरिंग होने के बाद भी भारत पे क्रेडिबिलिटी है। हमने बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया है ऑन वॉर एंड पीस और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट इसके अंदर आया है डिक्लेरेशन में, उसमें हमने लिखा है कि पीस और सिक्योरिटी इसका बेसिक मुद्दा नहीं है, उसके लिए अलग संस्थान है, बट पीस एंड सिक्योरिटी सर्टेनली इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी एंड देयरफॉर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। हमने ये भी कहा है कि हम उसके लिए इसलिए भी कंसर्न्ड है क्योंकि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। यूक्रेन और रशिया जो अन्न के बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर है 30-35% विश्व को, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिस पे डिपेंडेंट है उसकी फूड सप्लाई चेन जो है आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पैदा हुई है, उसको भी हमने डिक्लेरेशन में जिक्र किया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत को इंपॉर्टेंट बनाना, जिसके अंदर ये BRI चाइना का जो है बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अगेंस्ट में इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप की जो एक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर या सप्लाई चेन कॉरिडोर की जो बात कही गई है, उसमें भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि आपने देखा, सारे विश्व ने देखा कि कोविड के टाइम पे विश्व सप्लाई चेन श्रृंखला जो है वो बाधित हुई और उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर सप्लाई चेन के अंदर हमको परेशानी आई और भारत जो है वो इस तरह से उभर कर सामने आया है कि एक रिजिलियंट सप्लाई चेन
तो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भारत जो है वो एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो ये मुझे लगता है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय जो विश्व स्तर के जो संस्थान है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, दे आर ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत की परमानेंट सीट नहीं है, और भारत एक वो देश है जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अलावा हमारा जो है भारत की टेक्नोलॉजी, हमने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमने अपनी इनोवेशन को भी बताया। भारत ने बताया कि हमारे चंद्रयान की कॉस्ट, हमारे अंतरिक्ष प्रक्षेपण की कॉस्ट अमेरिका या यूरोप के प्रक्षेपण की कॉस्ट की फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है। तो हमने बताया कि इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी इन द बिजनेस विद इनोवेशन कम्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम इंडिया। कल्चर का जरूर उसके अंदर बिल्कुल, और जितनी भी बातों का सर आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, कह सकते हैं कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है जिन सभी बातों का आपने यहाँ पर जिक्र किया। डॉक्टर स्वास्थी, अगर हम यहाँ पर देखें तो मैम कहा जा रहा है कि चीन की नीति थी कि ब्रिक्स को ताकतवर बनाकर G20 को कमजोर किया जाए, लेकिन भारत ने G20 के मंच से ही ब्रिक्स और पश्चिम दोनों का समन्वय कर दिया है, और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। बिल्कुल, और देखिए ये ऐसी बात है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रिक्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज, और जो इट इज बेसिकली अ चाइना लेड प्लेटफॉर्म। अगर जब हम कहते हैं कि ब्रिक्स की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है और G7 से आगे जा चुके हैं, तो बेसिकली हम चाइना लेड इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका डिस्प्रोपोर्शनेट वहां पर फिगर है। ये हो गई एक बात। देखिए चाइना और बेसिकली वहां पे ब्रिक्स को एक्सपैंड करने के लिए बहुत दिनों से लगा हुआ था, और ये इस बार जो जोहान्सबर्ग में समिट हुई है उस पर ब्रिक्स एक्सपेंशन हो गया, 6 नए मेंबर्स आ गए। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद आप देखते हैं कि G20 की समिट हो रही है जिसमें चाइना नहीं आता है। तो ये एक मैसेज है, आपको हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग जो चाइना की तरफ से आई है, वो ये सच है कि जब चाइना को ब्रिक्स, एक्सपैंडेड ब्रिक्स मिल गया तो फिर चाइना ने G20 को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि G20 तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली 2023 में, जो इस वक्त भारत जिसकी एक ऐतिहासिक अध्यक्षता कर रहा था, दुनिया भर के तमाम अग्रणी नेता भारत में जमा होने थे। इस तरह के तमाम आपने जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और जो की टेकअवेज हैं जिसमें चाइना का कोई रोल नहीं है ना, तो वो भी एक चाइना के लिए एम्बैरेसमेंट होता। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे G7 है, जो G7 लगातार चाइना के साथ डी-रिस्किंग करने की बात को करते रहते हैं और चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात करते रहते हैं। तो ये एक तरीके का आइसोलेशन होता चाइना का। भारत का जो G20 प्रेसिडेंसी है उसका एक सपोर्ट करता हुआ दिखता चाइना। तो चाइना ने बेसिकली ने ये तय किया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन इसके पीछे क्योंकि ब्रिक्स एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये पोस्चरिंग चाइना करना चाहता है। हालांकि भारत इससे सहमत नहीं है, लेकिन चाइना ये पोस्चरिंग करना चाहता है कि देखिए हमारा फोकस अब ब्रिक्स पे होगा, क्योंकि ब्रिक्स को हम लीड करते हैं, जबकि G20 में तो G7 भी है और ये सब भी है। भारत का फिर देखिए यही रोल आ जाता है कि भारत एक बैलेंसर की भूमिका कैसे निभाएगा, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर भी है, और इधर भारत जो है वो G20 में एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं कहूंगी कि प्रेसिडेंसी भी निभा चुका है, डिलीवरेबल भी दे चुका है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में अपने जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंचा चुका है। अब ये कैसे होगा जरूर देखेंगे, लेकिन इसमें चाइना का जो डर्टी गेम है ये हमको दिखता है। और एक और बात, आप चाइना के अगर जो चाइनीज अखबारों को अगर आप देखें, जो चाइनीज माउथ पीसेस हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, अगर आप उनका सर्वेक्षण करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि चाइना ने न केवल ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, बल्कि उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी जो कहलाता है डिपार्टमेंट, उसका जो माउथ पीस है, जैसे जो थिंक टैंक्स वगैरह हैं, उनके जरिए भी भारत की G20 के इस पूरे एपिसोड को काफी बिरेट किया है, काफी अंडरमाइन करने की कोशिश करी है। तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पा रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स तो पहले भी थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो है ही, उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ये G20 को लेकर जो एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी आपको दिखती है चाइना की तरफ से, और खुशी की बात यह है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि इतने सारे पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट जो इंडिया ने जिनकी घोषणा करी है और जिसमें सारी दुनिया उसके साथ है, जिसमें
सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे भी पावर्स हैं जो चाइना के खेमे में समझे जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है जिनकी टाइज बहुत स्ट्रांग है, अफ्रीकन यूनियन है जिनकी टाइज चाइना से बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक तरीके का मैं कहूंगी कि शी जिनपिंग को एक जवाब है। बहुत ही अच्छा हुआ कि वो नहीं आए। ठीक है, जिनपिंग को ये एक जवाब है। और चाइना के डर्टी गेम को लेकर जिस तरीके से आपने यहाँ पर चर्चा की, तो मनोज दीक्षित जी, चीनी राष्ट्रपति के शिखर सम्मेलन की दूरी, आपको क्या लगता है कि उनकी असहजता थी या फिर कोई रणनीति थी? क्योंकि सर देखिए कि भारत ने अरुणाचल में जब G20 की मीटिंग की थी उस वक्त भी चीन ने आपत्ति जताई थी। देखिए, चीन पिछले काफी समय से, जब से मोदी जी की सरकार यहाँ आई है, चीन अपने आप को असहज महसूस कर रहा है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। और ये असहजता ही उसका कारण बन रही है कि वो किसी न किसी प्रकार से संदेश देता है। चीन की आदत है कि वो संदेश अवश्य देता है, स्पष्ट दे या अस्पष्ट दे, डिप्लोमेटिक दे या अदरवाइज दे, लेकिन वो देता निश्चित रूप से। और यहाँ के केस में भी जैसे ही ब्रिक्स खत्म हुई, उन्होंने एक और संदेश दे दिया कि वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे। और उसके पहले आपने देखा होगा कि एक नक्शा जारी कर दिया। ब्रिक्स से लौटते ही उन्होंने एक रिवाइज नक्शा जारी कर दिया जिसमें अरुणाचल, लद्दाख इत्यादि इत्यादि, ताइवान, तो वो पूरे वर्ल्ड को एक रह के एक धमकी भरे अंदाज में संदेश देने के लिए विख्यात है या कुख्यात कह सकते हैं। और ऐसा वो हमेशा करते रहे कि वो उनकी ये इच्छा कभी नहीं थी कि G20 इस लेवल तक सक्सेस हो सके। उनकी इच्छा थी कि G20 ना सफल हो तो जो चाइनीज लेड ग्रुप्स हैं उनकी महत्ता बनी रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। अफ्रीकन यूनियन का G21 में शामिल करने का जो भारतीय प्रस्ताव था वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था जिसको वो एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी एब्सेंस से ये मैसेज दे दिया कि वो अपने निकल बैठने का या निकल भागने का रास्ता खोले रखेंगे और इसको बंद करने की जिम्मेदारी बाकी दुनिया की है। बाकी दुनिया उनको यदि इस बात में मना पाई या उनको ले पाई तो वो मानेंगे, अदरवाइज उन्होंने अपने बाहर निकल भागने का रास्ता इसमें से खोल दिया है। और नेगोशिएट करना और बार्गेन करना, ब्लैकमेल करना, ये चाइनीज हैबिट है। ये इनके रास्ते उन्होंने खुले रखे हैं। यदि वो यहाँ होते तो जाहिर है कि वे रास्ते खत्म हो जाते। और अगर जिस प्रकार का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 से इस बार निकल पाया है, जो कि पिछली बार नहीं निकल पाया था, आप जानते हैं, तो वो उनके लिए भी एक असहज स्थिति कर सकता था। भारत को वो रह के मैसेज दे रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के ऊपर, उनके क्षेत्रों के ऊपर रहकर वो मैसेज देने पर, क्योंकि हम दबाव का काम निश्चित रूप से करते रहते हैं और करते रहेंगे। इससे चाइना के लिए G20 से ज्यादा बड़े मैसेज हैं बनिस्बत किसी और देश को। लेकिन उन्होंने इसका निश्चित रूप से आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है, ये समझ बूझ कर ही उन्होंने इस मीटिंग में न आने का फैसला लिया था। ये कोई टाइम की कमी या किसी व्यस्तता के कारण। जी। और डॉक्टर स्वास्थी, जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर सऊदी अरब का जिक्र किया, तो मैम, भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये चीन की BRI से अधिक प्रभावी योजना साबित होगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ कम आय वाले देशों को भी मिलेगा। बिल्कुल। अभी तो देखिए, पहले तो आप इसको समझिए कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। मैंने आपको पहले भी एक बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि ये जो रीजन है, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, उस रीजन में अभी तक जो हमारी कनेक्टिविटी थी उसका सिर्फ एक रूट था जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये ईरान के जरिए ये वाले रूट से होकर जाता था और इस पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब रशिया, ईरान ऐसे ऐसे करके फिर आगे मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया जाता था। इसमें हमें दिक्कत ये हो रही थी कि एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत, आप जानती हैं कि किस तरह से तालिबान के आने के बाद वो सिचुएशन वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम वहाँ पे इमर्ज कर रही है। दूसरा, जो लगातार ये रूस
के साथ जो कॉकेसस का जो चेंजिंग एक पर्सपेक्टिव है, ईरान के साथ जो अमेरिका लगातार, हमें समझ में नहीं आता कि ईरान के साथ जो चाबहार पे हमें एग्जम्पशन मिल गया, लेकिन ये कब तक मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है उसमें वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ससेप्टेबल है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के लिए, कि आपको नहीं पता होता कि कब सैंक्शन लग सकता है, कब ऐसी चीजें हो सकती हैं, कब वहां पे तालिबान कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि ट्रेड जाने में दिक्कत। बिल्कुल, यही बात मैं यहाँ पर कहने वाली भी थी, क्योंकि देखिए जहां भी हमने BRI के प्रोजेक्ट को देखा है उन देशों में कुछ वक्त बाद चीन को लेकर नकारात्मक रुख जो है वो भी विकसित हुआ है, और ये भी भारत के लिए कह सकते हैं कि अवसर है। पूरी कर रही थी। प्लस आपने देखा कि जैसे वहां पे जो चाइना का जो चाइना पाकिस्तान का इतने सारे BRI वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह, हम क्या चाह रहे थे, हम उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहते थे जो हमको उस रीजन से कनेक्ट भी करे और हमको इन चीजों से सेफ भी करे, बचाए भी। ऐसे में जो ये रूट है, अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो ये हमारे यहाँ बंबई से शुरू होकर उसके बाद दुबई के पोर्ट से सऊदी अरेबिया को टच करते हुए और उसके बाद सीधे ऊपर निकल जाता है यूरोप की तरफ, और उसके बाद अब इसमें फ्रांस है, इसमें जर्मनी है, इसमें इटली तो ऑलरेडी है, और उसके बाद यूएस इसे सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकली भी ये हमारे लिए एक सेफर बेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक ऑल्टरनेटिव है क्योंकि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। तीसरी चीज, ये एक एक्सपैंडिंग प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखें। अभी इसमें ऑलरेडी इतने सारे जो मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया और ये सब तो है ही, मिडिल ईस्ट तो है ही, उसके अलावा अभी 3 ये यूरोपियन जो देश हैं इन्होंने कहा है ये इनके साथ है, इन्होंने साइन किया है। यूरोपियन यूनियन तो पूरा का पूरा है ही। अब उसके अलावा जो स्टैंड अलोन कंट्रीज हैं यूरोप के, जैसे ग्रीस ने कहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब उस रीजन में जो मेडिटेरेनियन के थ्रू आपको कंट्रीज दिख रहे हैं वहां पे भी कंट्रीज कह रहे हैं कि हम इसको ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इन चीजों के थ्रू ये जो कनेक्टिविटी, अच्छा, और ये जो कनेक्टिविटी का जो पुश आपको दिख रहा है, अगर ये अच्छी तरह काम करने लग जाए तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी ट्रेड, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो दुनिया के ट्रेड रूट्स में आई हुई है। तो इस तरह की सारी चीजों को एक बहुत ही, मैं कहूँगी, मास्टर स्ट्रोक की तरह इंडिया और इंडिया के पार्टनर्स ने इसके साथ मैं कहूंगी कि बर्ताव किया है, और आगे आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित भी होगा। प्रोफेसर RM जोशी जी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता से भारत ने सर अपनी समावेशी नीति को प्रायोगिक किया है, और इससे विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी कह सकते हैं कि अब नए आयाम मिलेंगे, नए आयाम उभरेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने न केवल दुनिया को कहा है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमने कितनी समावेशी नीति अपनाई है। आप देखिए, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो हमने फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे किया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 130 करोड़ लोग, उनको आधार आईडी इशू हो गया है। किसी देश की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, चाइना को छोड़। उसके बाद में हमने न केवल आधार इशू किया है, हमने इस आधार को जोड़ा है, हमने यूपीआई से इसको जोड़ा है, हमने इसको बैंक अकाउंट से लिंक किया है, हमने इसको मोबाइल से लिंक किया है। और भारत ही एक पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां के अंदर आप देखिए, ठेले वाले के पास जाइए, पान वाले के पास जाइए, कुंचे वाले के पास जाइए, जिसके पास दुकान नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन वो डिजिटल पेमेंट ले सकता है। हमने ये दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे जो है गरीबी को हटाया जा सकता है, और जो लोग जो है गरीबी की रेखा में, उनको कैसे ऊपर लाया जा सकता है, समावेशी बनाया जा सकता है। तो ये हमने समावेश लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब आप देखिए कि बहुत सारे जो इसमें प्रतिनिधि आए हुए हैं बड़े बड़े देशों से, उनको ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि वो पान वाले की दुकान पे जाते हैं तो कहता है कि जी पेमेंट जो है हम तो मोबाइल से कर लेंगे। इट इज एब्सोल्युटली ए वंडर फॉर देम। और ये अब हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें डिक्लेरेशन में हमने बात की है और प्रधानमंत्री ने कही भी है, इसकी ग्लोबल ऑपरेटेबिलिटी। तो अब ये है कि अब आप देखिए जितने लोग आए ये पेमेंट अपने मोबाइल से करके, यूपीआई से पेमेंट करके, कोई फॉरेन एक्सचेंज चेंज की इनको जरूरत नहीं पड़ी, एंड दे कुड बाई फ्रॉम द भारत मंडपम इज ए डेमोन्स्ट्रेशन नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ। तो ये हमने
इंक्लूसिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया है। और उसके अंदर जो इन्होंने वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की है, कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था और ये सच है कि जब तक गरीबी की रेखा वाले लोगों को, मतलब आप बाजार समझोगे, जब तक आप डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट्स को बाजार समझोगे और उनको पार्टनर इन प्रोग्रेस नहीं करोगे, तो पूरी दुनिया का भला नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से देखिए, कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपना वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, और आज वन फ्यूचर पे भी हुआ। और ये कोई नया ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है जो हमको अमेरिका या यूरोप से पढ़ना है, हमारी तो संस्कृति के अंदर ये है। बिल्कुल सर, अभी आपने संस्कृति को लेकर यहाँ पर बात की, इससे पहले अभी आप जी जोशी जी, अभी आप जिक्र यहाँ पान का कर रहे थे, तो मुझे इस दौरान शिखर सम्मेलन में जो मेहमानों को भोजन दिया गया उसकी याद आ गई। दीक्षित जी, G20 का जो महाभोज था वो पूरे तरीके से शाकाहारी था। ये सर भारत की अहिंसा, करुणा और जीव मात्र पर दया की संस्कृति का परिचायक होने के साथ साथ सर आधुनिक विज्ञान के अनुसार हेल्थी डाइट की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है। और सभी विदेशी अतिथियों ने भी इसका स्वागत किया और जमकर स्वाद तो चखा ही। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत खाद्य पदार्थों का और खाने का, क्यूजीन का ग्लोबल लीडर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और भारत ने इस G20 समिट के लगभग हर पहलू से हर पल एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम जिस थीम की बात कर रहे हैं वो केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो व्यवहार का विषय है। आपने देखा कि वो जो भोजन का जो पूरा मेन्यू है, कल भाग्य से मैंने शेफ संजीव कपूर का पूरा इंटरव्यू सुना जी। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस प्रकार हम लोगों ने मेन्यू सेट किया है। हाँ। तो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ है, भारतीयता का रिप्रेजेंटेशन है, दया का रिप्रेजेंटेशन है, इस पे पूरी तरह से शाकाहारी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इससे मिलेट्स का पूरा प्रयोग वहाँ किया गया है, उससे भी मैसेजेस दिए गए हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ा संदेश दिया गया है कि भारत की जिस वैरायटी को या जिस डाइवर्सिटी को जिसको आप डाइवर्सिटी कहते हो, हम इसे वैरायटी कहते हैं, जिस डाइवर्सिटी को आप समस्या समझते हो, भारत की वो डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, वो कमजोरी नहीं है। और उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने फूड के माध्यम से ही उस टेबल पर भी दे दिया कि आप 20 देशों से आए हुए लोग हो, हम 30 प्रदेशों का लाया हुआ भोजन आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ये भोजन एक है, एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, भारत की ममता करुणा को भी रिप्रेजेंट करता है, भारत की कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, भारत की वैरायटी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके नीचे छिपे हुए एकत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन फूड दैट वाज सर्व्ड टू G20 डेलीगेट्स। बिल्कुल। और आखिरी में चलते चलते डॉक्टर स्वास्थी क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि हम बात यहाँ पर G20 के महाभोज को लेकर कर रहे हैं। आप जी बिल्कुल, देखिए सारी बातें कही जा चुकी हैं और बस मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली G20 के थ्रू जो इंटरनेशनल डील्स हैं, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, अफ्रीकन यूनियन का आना, ग्लोबल साउथ, ये बड़ी बड़ी बातें, कलेक्टिव इंटरेस्ट सब है। लेकिन एक भारतीय की तरह जो गर्व की अनुभूति मुझे होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारी जो 5000 साल का सिविलाइजेशनल लेगेसी, जो सिविलाइजेशनल कैपिटल है, हमारे कल्चर की जो खूबसूरती है, जब वो इतने बढ़िया तरह से पूरे G20 के मंच पे दिखाई जाती है, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो हमारा नृत्य हो, संगीत हो, चाहे वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर और रघुपति राघव राजाराम सुनना हो, तो एक भारतीय होने के नाते भी, एक एनालिस्ट होने के नाते और फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने की वजह, वो तो खैर है ही, वो तो मैं कह रही थी कि वो तो खैर सब लोग बहुत व्यस्त हैं ही, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो एक कॉमन जो भारतीय है उसकी जो गर्व की अनुभूति है, वो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा उपहार है सारे भारतीयों को। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और आज हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।